दोस्तों नमस्कार, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों एनसीईआरटी की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारी जो दूसरी एनसीईआरटी डिस्कस की जा रही है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जो कि राजनीति विज्ञान की क्लास 11th की एनसीईआरटी की पुस्तक है। दोस्तों अभी तक हमने एक एनसीईआरटी की पुस्तक जो कि समकालीन विश्व राजनीति क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और उस पुस्तक से संबंधित सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों ये दूसरी पुस्तक एनसीईआरटी सीरीज में हमारी राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक है और यह दोस्तों 11th क्लास की एनसीईआरटी है राजनीति विज्ञान की। दोस्तों इस पुस्तक का अभी तक हम एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम था दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। दोस्तों जो लोग पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं वे लोग चैनल पर जाएं और पहले चैप्टर को देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे तो उनको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा या बुक क्यों डिस्कस की जा रही है ये अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों साथ ही मैं लिंक जो है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और टेलीग्राम चैनल जो कि आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज जो है बैकग्राउंड के साथ और उनको ट्रेडिशनल को करंट के साथ जोड़ करके जो है टेलीग्राम चैनल जो हमारा ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का लिंक, उस पे डेली आपको द हिंदू की करंट मिल रही है, तो उसमें आप लाभ उठाएं और करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट सीरीज भी इस चैनल पर स्टार्ट की गई है, उसका भी आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप इसकी चिंता मत करना, क्योंकि इसमें कंटेंट जो है वो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो में समझाया गया है। तो आप लोग इसमें ग्राफिक्स और चित्र के माध्यम से जो वीडियो बनाई जाती है दोस्तों वो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इसलिए आप उसको कभी भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल, हायफ और भी तमाम दुनिया के जो बड़े बड़े थिंकर्स थे उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और जैसा कि आप आइए स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आप दिख रहा है अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 11th क्लास की क्या है एनसीईआरटी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। और इस पुस्तक में दोस्तों जो मुख्य रूप से बात करेंगे हम स्वतंत्रता की यानी कि फ्रीडम की। तो फ्रीडम क्या है और फ्रीडम के अंदर कैसे कैसे लोगों के अधिकार होते हैं, इस तरह की बातचीत जो है इस वीडियो के अंदर की जानी है। और ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवधारणाओं से संबंधित ये चैप्टर है। आपका जो स्वतंत्रता को लेकर एक ब्रॉड वे में अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डेवलप होगी। आइए अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा स्वतंत्रता की हम परिभाषा वगैरह और थोड़ी सी कुछ सामान्य बातचीत के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब शक्तिशाली समूहों ने, जब जो अधिक शक्तिशाली समूह थे उन्होंने कुछ लोगों या समुदायों को का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया, यानी कि उन पर शासन करने लगे। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। दोस्तों ये स्वतंत्रता जो है क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार है। अगर समराइज वे में स्वतंत्रता की बात करें तो हम स्वतंत्रता को ऐसे करके हम देख सकते हैं कि एक ऐसा संघर्ष जिसके लिए उन संघर्ष कर रहे लोगों में ये अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। दोस्तों न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और उनकी भविष्य की रक्षा हो सके। दोस्तों लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। समाज को किस चीज की जरूरत होती है? कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? कि लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए। हो सकता है कि नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, यानी कि स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें क्या देती हैं? असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सके। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा
ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। दोस्तों, इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की सीमाएं क्या होनी चाहिए और जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। और दोस्तों, आइए अब हम थोड़ी सी नजर डालेंगे कि इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने के बाद, इस अध्याय को जब हम डिस्कस कर चुके होंगे स्वतंत्रता को, तो हम आखिर क्या क्या जान पाएंगे या क्या क्या हम समझने में सक्षम हो गए होंगे। दोस्तों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लेंगे। दूसरी बात, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में जो अंतर होता है उसकी व्याख्या करने में भी आप समर्थ हो जाएंगे कि स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या और सकारात्मक व्याख्या होती क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये सब आप समझने में जो है सक्षम हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यह भी समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत जो कि जेएस मिल का है, हानि सिद्धांत जेएस मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, उसको भी आप समझ पाएंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जेएस मिल के हानि सिद्धांत की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आइए अब इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर की शुरुआत में ही हम स्वतंत्रता से संबंधित पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त दो व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। एक है नेल्सन मंडेला साहब, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे और जो है रंगभेद के खिलाफ उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत गया। और दूसरी है मानवाधिकारों के लिए समर्पित और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कार्यकर्ता, राजनेता, राजनयिक आंग सान सूकी, जो कि हमारे पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार की जो है प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और काफी लंबे वर्षों से उन्होंने म्यांमार के अंदर स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए संघर्ष किया। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों व्यक्तियों की कहानी और स्वतंत्रता के संबंध में ये क्या आदर्श, क्या आइडल सेटअप करते हैं, इस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है नेल्सन मंडेला साहब, नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, ये नेल्सन मंडेला जी हैं, जो कि इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हैं अफ्रीका के गांधी, है नहीं, इनको थे कहा जा सकता है, अफ्रीका के गांधी, अफ्रीका के गांधी। यानी कि भारत में जो छवि गांधी जी की थी वही छवि नेल्सन मंडेला जी की अफ्रीका के अंदर आज भी है, बल्कि दुनिया के अंदर इनको अफ्रीका के गांधी या गांधी का एक प्रतिरूप के रूप में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, जो नेल्सन मंडेला जी थे उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1918 को। ठीक है दोस्तों, 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी जन्म लेते हैं। दोस्तों, इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 2013 में हुई थी, दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेल्सन मंडेला साहब जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। साथ ही इन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी जो है नेल्सन मंडेला साहब को दिया जा चुका है। नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आप याद रखना। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना आप। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब ने सदियों से चल रहे रंगभेद के खिलाफ विरोध करने वाले एक पार्टी थी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उसके ये सदस्य रहे। उसके बाद इस पार्टी का, अफ्रीकी नेशनल पार्टी का एक सशस्त्र विद्रोही गुट भी था, उमखोतो वे सिजवे, उसके भी ये अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों, नेल्सन मंडेला साहब ने आजादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ आजादी के लिए अफ्रीका के अंदर लगभग 27 वर्षों तक एक द्वीप था राबिन द्वीप, वहां जेल में बंद रहे। इसी उनके त्याग और बलिदान को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जो नेल्सन मंडेला साहब का जो जन्मदिवस है 18 जुलाई
उसको इनके जन्मदिन के अवसर को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय जो है यूनाइटेड नेशन लेता है। दोस्तों ये रही सामान्य चर्चा जो कि नेल्सन मंडेला साहब के बारे में। दोस्तों नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है, उसका शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। दोस्तों इनकी आत्मकथा, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ और लोगों के प्रतिरोध, और दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में भी बातें किया है इनकी आत्मकथा के अंदर। दोस्तों मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं जो अन्यायपूर्ण और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का जो संघर्ष था, वही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा जो है था। दोस्तों जो अलगाववादी नीतियां थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उसमें एक शहर में घेरेबंदी किए जाने, देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाया गया था, और सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। इन्हीं स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन का, मैंने आपको बताया कि 27-28 साल जो है जेल के अंदर काट दिया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने भारी कीमत व्यक्तिगत रूप से चुकाई। उन्होंने सोचिए कि किसी व्यक्ति का 27 वर्ष 28 वर्ष जीवन का जेल में बीत जाए, तो इस एवज में तो आप जान सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज हो सकती है। दोस्तों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला हम देखेंगे। ये तो नेल्सन मंडेला साहब का उदाहरण था। अब हम एक स्वतंत्रता के लिए जो एक और उदाहरण के रूप में एक शख्सियत को हम ले रहे हैं, वो है आंग सान सूकी। दोस्तों स्वतंत्रता के संबंध में नेल्सन मंडेला साहब के उदाहरण के बाद अब बात करेंगे आंग सान सूकी की, जो कि म्यांमार की एक महिला है, उनकी बात करेंगे। आंग सान सूकी के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेंगे। तो ये है आंग सान सूकी, ये पिक्चर के अंदर, और इसको मैं ग्रीन से ले लेता हूं, ठीक है। तस्वीर के अंदर आंग सान सूकी की ये तस्वीर आपको दिख रही है। दोस्तों आंग सान सूकी के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी कर लेते हैं। आंग सान सूकी 19 जून 1945 को यंगून बर्मा यानी कि म्यांमार में पैदा हुई। इनके पति दोस्तों माइकल एरिस इनका नाम है। एक भूटान के जो भूटान में रहते थे, हमारा पड़ोसी देश भूटान, उत्तर में भूटान में रहते थे, एक लेखक थे माइकल एरिस, उनसे इन्होंने शादी की है। और इनका जो राजनीतिक दल है, जो जिनसे ये प्रधानमंत्री भी रही बर्मा की, म्यांमार की, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो जन्म को मैंने बता दिया है आपको। आंग सान सूकी का जन्म 19 जून को हुआ 1945 को, ठीक है दोस्तों। 1945 को ये पैदा हुई बर्मा में। दल मैंने बता दिया। बर्मा के राष्ट्रपति हुआ करते थे राष्ट्रपिता जैसी मतलब शख्सियत, जो बर्मा की सेना की स्थापना जो है इनके पिता आंग सान ने की थी। तो बर्मा के राष्ट्रपिता की ये पुत्री हैं, आंग सान की पुत्री हैं। दोस्तों सूकी ने बर्मा के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। और दोस्तों सूकी की एक बहुत खास जो है जानकारी इनके लिए है, इनकी है लेडी श्री राम कॉलेज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेडी श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज जो है दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है। वहां से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में जो है पढ़ाई किया है इंडिया से, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री बनी, आप जानते हैं 1999 में इनके कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा नोबेल मिलेगा इनको? शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं आंग सान सूकी। आंग सान सूकी दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पढ़ाई करती हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करती हैं, फिर लंदन से इन्होंने पीएचडी कर रखी। ये रही इनकी एक सामान्य सी बातचीत।
अब बढ़ेंगे हम चैप्टर की ओर और चैप्टर को देखते हुए समझेंगे कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं उन दुनिया के जो दार्शनिक या इतिहासकार जिन्होंने कुछ भी कहा है उस बात को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम विस्तृत बातचीत करेंगे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता क्या है? सबसे पहले पेन चेंज कर लेंगे। हाँ, पेन का कलर चेंज हो गया। दोस्तों सामान्य तौर पे स्वतंत्रता को प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जहां पर प्रतिबंध न हो। ठीक है, इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। फ्रीडम मतलब ये होता है, अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं ना कि हमारी फ्रीडम है, मैं जो चाहूं वो करूं, तो उससे जो है स्वतंत्रता का अर्थ आप समझ गए होंगे। दोस्तों हाब्स एक व्यक्ति हुए, हाब्स का पूरा नाम जो है हाब्स लॉक है। हाब्स जो है ब्रिटेन के थे, 1632 में पैदा हुए थे। सोचिए, ये 15वीं शताब्दी की बात है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की जो आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा का निर्माण था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देखिए स्वतंत्रता के संबंध में हाब्स क्या कहते हैं। दोस्तों हाब्स कहते हैं कि जो चाहे सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ मानव को उस कार्य करने का अधिकार देना जो वह करने के योग्य है, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थिति का होना जिससे लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। ठीक है, एक वारकर हुए, वारकर ने कहा कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई होती है और स्वतंत्रता की व्यक्तिगत विकास की सुविधा प्लस तर्क संगत बंधन, यानी कि स्वतंत्रता में व्यक्तित्व का विकास हो, उसकी सुविधा दी जाए प्लस तर्क संगत रूप से उसमें बंधन भी आरोपित किया जाए। दोस्तों 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, जिनके बारे में अभी हमने बात की, उन्होंने व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। दोस्तों महात्मा गांधी का संघर्ष आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। नेल्सन मंडेला का संघर्ष मैंने आपको पहले ही बताया और आंग सान सू की ने भी स्वतंत्रता के संबंध में कितने संघर्ष किए इसकी भी कहानी मैंने आपको बताई। इन सभी ने दमनात्मक नीतियों का विरोध किया और स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया। अब आइए बात करेंगे स्वतंत्रता के आयाम की। स्वतंत्रता के दो तरह के आयाम होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता को। दोस्तों नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ में यह बोला जाता है कि जहां तक संभव हो सके स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कि प्रतिबंध कम से कम हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। इसके समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल और F.A. हायक है। दोस्तों F.A. हायक और दोस्तों जो हायक हैं वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इनका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था 1899 में। वो 18वीं 19वीं या 17वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। 1974 में अर्थशास्त्र में इनके काम के लिए इनको गुरनार मेडल, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार जो है F. हायक को दिया गया था। दोस्तों हायक के बाद स्टुअर्ट मिल के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी करना चाहें तो स्टुअर्ट मिल दोस्तों 20 मई 1806 को लंदन में पैदा हुए। स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये 1873 में फ्रांस में मर गए थे। इनकी पत्नी हैरिट टेलर मिल थी। इनसे प्रभावित जेरेमी बेंथम थे, एडम स्मिथ, अरस्तु, जॉन लॉक, डेविस रिकार्डो इनसे प्रभावित थे। इनका दल जो है वो लिबर्टी था। दोस्तों अब बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। इसमें पहली बात है कि नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके, और दूसरा यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध जो है अनिवार्य होते हैं। ये स्वतंत्रता की सकारात्मक जो है आयाम होता है। दोस्तों मानव समाज में रहता है और उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि लोगों के कार्य जो हैं वो दूसरों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जैसे किसी को मारना, पीटना या किसी को डिस्टर्ब करना, जिससे उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना भी समाज में ये होता रहता है।
दोस्तों इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता पर जो है सकारात्मक जो है तर्कसंगत रूप से प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक थे उनमें टी.एच. ग्रीन और प्रोफेसर ईसाया बर्लिन भी जो है होते हैं। अब स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगे उनके स्रोत क्या होने चाहिए, आइए देखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या प्रभुत्व बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं, या प्रतिबंध बलपूर्वक व सरकारों के कानून द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता यानी कि जाति प्रथा हो सकती है, भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। अत्यधिक आर्थिक समानता भी प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकती है। अब प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है उसकी बातचीत करेंगे। दोस्तों मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए भी व्यक्ति को प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। साथ ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति हो सके इसलिए भी प्रतिबंध जरूरी है। तीसरी बात, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य के लिए भी प्रतिबंध जरूरी है, और टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, तथा सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब टकराव की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जहां एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। आप धारा 144 का नाम तो सुने ही होंगे। धारा 144, जब कहीं भी दंगा की स्थिति होती है तो धारा 144 प्रशासन द्वारा लगा दी जाती है, और इसमें यह प्रावधान होता है कि 3 या 4 या 5 ऐसे कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, इन 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर इकट्ठा होना मना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रोका जाता है प्रशासन के द्वारा कि किसी भी तरह का टकराव न हो। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रतिबंध जो है स्वतंत्रता के लिए क्यों इतने आवश्यक है। अब हम बात करेंगे हानि सिद्धांत की, और विस्तार से देखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके हानि सिद्धांत के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, वे लंदन में पैदा हुए। उनकी पत्नी के बारे में दोस्तों उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, जे.एस. मिल ने, ऑन लिबर्टी और दी सब्जेक्शन ऑफ विमेन, चैप्टर्स ऑन सोशलिज्म। ये बहुत सारी पुस्तकों को उन्होंने लिखा जो कि स्वतंत्रता, राजनीति, इतिहास के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का एक निबंध ऑन लिबर्टी, जिसकी मैंने बातचीत की, उसमें जिस मुद्दों को उठाया गया वह राजनीतिक सिद्धांत में हानि सिद्धांत की बातचीत करता है। हानि सिद्धांत का मुद्दा जो है स्टुअर्ट मिल ने अपनी निबंध ऑन लिबर्टी में उठाया था। दोस्तों किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा या किसी अन्य को हानि से बचाना ही हो सकता है। हानि सिद्धांत पर थोड़ी सी और अगर बातचीत करें उससे पहले हम देखेंगे उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता को। दोस्तों उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता को अधिक महत्व व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बलमुक्त बाजार व राज्य की न्यूनतम भूमिका के पक्षधर, किंतु अब कल्याणकारी राज्य की भूमिका को महत्व देते हैं। उदारवादी कहते हैं कि अब कल्याणकारी राज्य ही स्वतंत्रता के संबंध में चीजें तय करते हैं। और समाजवादियों ने कहा कि स्वायत्तता का आर्थिक पहलू भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों स्वतंत्रता के अब पहलू देखेंगे कि नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष में प्रतिबंधों की किस तरह से बातचीत की जाती है। स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष के अंदर इसमें व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इच्छा अनुसार करने की उनमें छूट दी जाती है। और सकारात्मक पक्ष के अंदर नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। ये सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष मैंने पहले भी जो है पीछे अभी डिस्कस किया। दोस्तों उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका, वही बात फिर से आ गई वो मैंने आपको बताया। दोस्तों समाजवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का आर्थिक पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के प्रकार के अंदर जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, जैसे जीना यानी कि लाइफ, हमारा क्या है, जीवन हमारी जो है एक प्राकृतिक जो है स्वतंत्रता है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारा जीने का अधिकार। और दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि हम किसी से कोई अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते,
तो इस बात के लिए हम अपनी गोपनीयता बनाए रख सकें, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। और गोपनीयता, इसमें हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम अपनी गोपनीयता को किसी के सामने रिवील करें, एक्सपोज करें या खोलें। और राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि हम किसी पार्टी, किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकें या किसी को फॉलो कर सकें, किसी पार्टी विशेष को, उसकी भी स्वतंत्रता हमें मिलती ही है। और आर्थिक स्वतंत्रता, हम अपना विकास करने के लिए या कोई उद्यम करने के लिए स्वतंत्र हों, ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, हम किस देश के नागरिक हैं या कहीं जाकर के हम बस सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में राष्ट्रीयता ले सकते हैं, ये भी एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विषय होता है। दोस्तों, चैप्टर के अंदर अब जो है उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या होता है। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को मार्क्सवादी समझा देता हूं कि मार्क्सवादी आखिर होता क्या है, मार्क्सवादी होना क्या होता है। दोस्तों, मार्क्सवाद सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स का है। मार्क्सवाद कहता है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प को की बात करता है और एक साम्यवादी विचारधारा है। इसी विचारधारा से निकलती एक विचारधारा समाजवाद। समाजवाद विचारधारा, आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी समाजवाद की विचारधारा पर बनी है और समाजवाद की विचारधारा पर गठित एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश में काम करती है समाजवादी पार्टी, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं। वो पार्टी जो है जिस विचारधारा पर काम करती है उसको समाजवाद ही बोलते हैं। दोस्तों, समाजवाद जो है एक आर्थिक दर्शन, आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व है और उसका वितरण है समाज के नियंत्रण में रहने दिया जाता है और यह निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का जो है विरोध करता है। तो आई होप आपको समाजवाद और मार्क्सवाद समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा की। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्ष लिया है। उदारवाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, लिबरलिज्म, यानी कि बाजार को फ्री कर दिया जाए, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो और जो है बाजार के अंदर जो राज्य है, सरकार है, राज्य से संबंध सरकार से लगाया जा सकता है, जो सरकार है उसका हस्तक्षेप जो है कम हो, उसको हम उदारवाद मान लेते हैं। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। सकारात्मक उदारवादी में हाब्स, लॉक और लास्की आते हैं। ये समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का भी समर्थन जो है सकारात्मक उदारवादी करते हैं। दोस्तों, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नजरों से राजनीतिक सत्ताओं को देखते हैं। अब मार्क्सवादी की बात करें, मार्क्सवादी या समाजवादी मैंने आपको समझाया। दोस्तों, ये लोग सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व जो है देते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है और इन वर्गों को बोझ से दबे बुजुर्गा समाज में उनके निहितार्थ भिन्न वर्गों के भिन्न होते हैं। बुजुर्गा मतलब होता है मीडियम क्लास से थोड़ा सा ऊपर का अमीर व्यक्ति, उसको बुजुर्गा बोल देते हैं। बुजुर्गा वर्ग दोस्तों अक्सर क्या करता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, यानी कि पूंजीवाद का वह समर्थक होता है बुजुर्गा। दोस्तों, जेएस मिल के यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत के बाद अब जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी उनका जो विचार था उसको देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता, उसमें क्या बात करते हैं वो, पहला वो एक स्वसंबद्ध कार्य और पर संबद्ध कार्य, दो डेफिनेशन देते हैं। अब देखते हैं स्वसंबद्ध कार्य होते क्या हैं। वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़े, यानी कि स्वसंबद्ध वो होता है, वो कार्य होते हैं जिनका प्रभाव किस पर पड़ता है, सिर्फ कर्ता पर, यानी कि करने वाले पर पड़ता है। इन कार्यों और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है, ये स्वसंबद्ध कार्यों में। पर संबद्ध कार्यों में ये कार्य कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि कर्ता के अलावा जो व्यक्ति हैं उन पर जो है आपके पर संबद्ध कार्य प्रभाव डालते हैं। ऐसे कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर राज्य बाहरी प्रतिबंध जो है वो लगा सकते हैं। हानि सिद्धांत के अंतर्गत जो जेएस मिल का है उसमें
पर संबद्ध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है। पर संबद्ध मतलब आप समझ चुके हैं। तो हानि सिद्धांत इसी संबंध में जेएस मिल का एक विचार है। हानि सिद्धांत कहता है कि पर संबद्ध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है, इस कारण से उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ये सिर्फ होता है कि किसी अन्य को उस हानि से बचाना होता है। तो जेएस मिल का हानि सिद्धांत आप समझ चुके होंगे और स्वतंत्रता के संबंध में जो उनके कार्य हैं, जेएस मिल के विचार, उसको आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, प्रतिबंध जो है स्वतंत्रता पर क्यों जरूरी है, प्रतिबंधों के आधार क्या होने चाहिए, वो देख लेते हैं। दोस्तों, एक तो प्रतिबंधों का जो आधार है वह होना चाहिए कि देश की सुरक्षा। जैसे कोई व्यक्ति देश की किसी डॉक्यूमेंट जो सुरक्षा से संबंधित है उसको बेच देता है, तो वो देश की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो इसलिए देश जो है स्वतंत्रता पर देश की सुरक्षा के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है। और विदेशों के साथ मौद्रिक संबंध, इस आधार पर प्रतिबंध, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, इन सब आधारों पर, और देश की एकता और अखंडता को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए भी जो है इन आधारों पर, इन सभी आधारों पर प्रतिबंध जो है लगाए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का किसी एक कोने में भ्रमण न करने देना, ये देश की सुरक्षा का सवाल, कभी कभी बोल देते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस सेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बातचीत होनी है, ये मैंने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है। तो आइए बातचीत करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। दोस्तों, एक व्यक्ति थे वाल्टेयर का एक कथन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, उससे आप अभिव्यक्ति का महत्व समझ सकते हैं। वाल्टेयर कहते हैं कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। समझ सकते हैं कि तुम जो कह रहे हो उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने मरते दम तक अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारे कहने का जो अधिकार है, यानी कि तुम्हारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहना मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी मैं रक्षा करूंगा, ये वाल्टेयर का एक कथन है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में एक सबल तर्क देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हों, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस संबंध में जेएस मिल ने 4 तर्क दिए, उन तर्कों को देख लेते हैं। पहला तर्क था कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ अंश जरूर होता है। दूसरी बात, सत्य स्वयं के से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विरोधी विचारों के जब टकराव होते हैं वहां से सत्य का जन्म होता है। तीसरा तर्क है कि जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उसी विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है, यानी कि जब काउंटर कोई आइडिया दिया जाता है तभी उस जो आइडिया दिया गया है उसकी जो है सार्थकता मानी जाएगी, उसकी विश्वसनीयता स्वीकार की जाती है। चौथा तर्क था कि आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता, या कई बार जो विचार आज स्वीकार नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। पांचवी बात कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन जाते हैं तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। दोस्तों, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम उपाय किए जा सकते हैं, जैसे उन उपायों को थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, अंत में देखेंगे कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। एक तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। दोस्तों, शासन प्रणाली के जैसे एक राजसी व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं। तो उन सब व्यवस्थाओं की जगह पे लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली यानी कि लोकतंत्र अपनाना स्वतंत्रता की रक्षा करने का बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा, मौलिक अधिकार, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद के अंदर जो है स्वतंत्र मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद ये 13 से स्टार्ट होते हैं 32 तक, अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकार दिए हैं, उससे स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। दूसरा, कानून का शासन हो, कानून के शासन की स्थापना करके भी जो है मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा
की जा सकती है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे अपने देश में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई गई है, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से और विधायिका से अलग रखा गया है। और पांचवा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का जो शक्ति है, सत्ता एक ही हाथ में नहीं रहना चाहिए, उसके बहुत सारे केंद्र होने चाहिए। यानी जैसे कि अपने देश में किया गया है, क्या क्या किया गया है कि केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। बाकी राज्यों में भी शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया है, जैसे राज्य विधायिका या न्यायालय वगैरह। छठी बात, शक्तिशाली विरोधी दल होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है कि उसका जो विपक्ष होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। सातवीं बात दोस्तों, आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी कि उत्पादन के जो साधन वो किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या समाज तक सीमित ना हो, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग जो भी जो है हकदार लोग हैं उन तक जो उत्पादन है वो पहुंचना चाहिए। आठवां, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को एक स्पेशलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए, उससे भी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। नौवीं बात दोस्तों, जागरूक जनमत होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक अच्छे देश के लिए जागरूक जनमत बहुत आवश्यक है, जो कि कहीं कहीं देखा जाता है कि जागरूक जनमत न होने की वजह से सरकारें अपनी मनमानी करती हैं, जिससे कि स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाती है। व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार कई बार जो है बहुत ही खराब स्थिति में आ जाते हैं। जैसे आप पाकिस्तान का देख लेते, उदाहरण ले सकते हैं, म्यांमार का उदाहरण ले सकते हैं, जहां सैनिक शासन की वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों, आज इस जो है राजनीतिक सिद्धांत की स्वतंत्रता के चैप्टर में बस आज इतना यहाँ तक काफी है। और बाकी इस वीडियो में आगे जो है इस पुस्तक के साथ तीसरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करना न भूलें। और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वहां विजिट करें और द हिंदू करंट अफेयर्स का लाभ उठाते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।